हाय गाइस, आज हम लोग एनसीईआरटी के 6 के चैप्टर 1 के बारे में बात करेंगे। 6 क्लास के चैप्टर 1 के बारे में। तो गाइस पहले ही बता दूं कि एनसीईआरटी यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो गाइस आज से हम लोग का महासंग्राम चलेगा 6 से लेकर के 12 तक एनसीईआरटी सभी बुक की, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो या फिर इको हो। आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी की एनसीईआरटी मेरे पर छोड़ दीजिए, सिर्फ डेली एक वीडियो देखिएगा। मैं डेली मॉर्निंग में आपके लिए एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस पहले हम लोग को हिस्ट्री पढ़ने के शौक कहां से आई, क्यों जरूरी पड़ा और कैसे हम हिस्ट्री को जाने, तो चलिए जान लेते हैं। तो गाइस रसीदा एक लड़की थी, वो अचानक अखबार पढ़ रही थी, तभी उसको एक अचानक से निगाह उसकी सुर्खियों पर पड़ी जो 100 साल पुरानी थी। वह सोचने लगी कि हम कैसे जान सकते हैं कि इतने वर्ष पहले क्या हुआ था। तो गाइस चलिए इस थ्योरी जानने से पहले कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं, उसके बाद थ्योरी जानेंगे। तो चलिए गाइस क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा गाइस, इसका मिलान करना है। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। गाइस मैं पहले ही बता दूं, ये मिलान गलत है। आप लोग को खुद मिलान करना है और मुझे सेंड करना है बना करके। मैं आप लोग को थ्योरी बताऊंगा। थ्योरी के पूरा मन से अगर आप लोग पढ़िएगा तो आराम से इसको मिला लीजिएगा। मेरी तरह मैं अभी थोड़ी देर पहले मिलाया था, इजी मिल गया था मुझसे। तो चलिए थ्योरी पहले जान लेते हैं, उससे पहले थोड़ी सी क्वेश्चन जान लेते हैं। तो गाइस अभी तक मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो गाइस जैसा कि दूसरा क्वेश्चन है, पांडुलिपियों तथा अभिलेखों के एक प्रमुख अंतर बताए। तो गाइस पांडुलिपियां किसे बोला जाता है पहले आप लोगों को पता है? पांडुलिपि जिसे हाथ से लिखा जाता है, हस्तलिखित जो होती है ना, उसे पांडुलिपियां पहले बोला जाता था। और अभिलेख क्या होता है ये तो आप लोगों को पता ही है। तो इसमें मिनिमम 50 वर्ड का आपको आंसर शीट बना करके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करना है। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के ऐड हो जाइएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गाइस ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। रसीदा के प्रश्न को फिर से पढ़ो, इसके क्या उत्तर हो सकते हैं। तो गाइस रसीदा के प्रश्न को पहले हम बता चुके हैं, उसके क्या आंसर हो सकते हैं इसे मैं भी थ्योरी में बताऊंगा। तो चलिए थ्योरी स्टार्ट करते हैं। गाइस मैं पहले बता दूं, इस क्वेश्चन पे मिनिमम आपको 100 वर्ड में, कितने 100 वर्ड में क्वेश्चंस देना है, आंसर देना है। क्योंकि गाइस अगर हमें एग्जाम में मिल जाता है ऐसे क्वेश्चन तो हमें 150 वर्ड में लिखने पड़ते हैं। तो गाइस मैं आप लोगों को अभी 100 वर्ड दूंगा, फिर 110 वर्ड दूंगा, इस तरह करते करते मैं फाइनली 200 वर्ड तक पहुंचा दूंगा आप लोगों को। क्योंकि गाइस हमें थोड़ा सा ज्यादा ही लेके चलना चाहिए। क्योंकि अगर देखिए जब मान लीजिए आर्मी का दौड़ है तो हमें 5 मिनट 45 सेकंड मिलते हैं, अगर हम उसको 4.5 में निकाल लेते हैं तो एक्सीलेंट कहलाते हैं। इसमें भी उसी तरह है, अगर हम 250 का मांग 250 वर्ड का मांगता है तो हम 300 वर्ड अगर हमें याद रहता है तो आराम से जिस वर्ड को हमको नहीं समझ में आ रहा है ना, दूसरा वर्ड हम वहां पे बैठा सकते हैं, तो हमें सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तुओं की एक सूची बनाएं, इसमें कौन सी वस्तुएं पत्थर की बनी थी। तो चलिए ये रहा क्वेश्चन, इसमें भी 100 वर्ड लिखना आप लोगों को। साधारण स्त्री तथा पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते थे, इसके बारे में तुम क्या सोचते हो। तो चलिए इस पर भी 100 वर्ड आप लोग लिखना है। कम से कम 2 ऐसी बातों का उल्लेख करें जिनसे तुम्हारे अनुसार राजाओं और किसानों के जीवन में भिन्नता पाई जाती है। तो गाइस इसमें आप लोगों को 50 वर्ड लिखना है, क्योंकि राजा और किसान पे कितना भिन्नता था और ये क्वेश्चन आने की बहुत ही कम चांसेस है।
इसलिए मैं इसमें 50 वर्ड लिखने के अनुसार बता रहा हूं। अगर आप लोग 50 वर्ड किसी टॉपिक पर लिख सकते हो तो उस पर 250 वर्ड भी लिख सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। पृष्ठ 1 पर शिल्पकार शब्द का पता लगाओ। आज प्रचलित कम से कम 5 भिन्न भिन्न शिल्पों की सूची बनाओ। क्या ये कलाकार है स्त्री पुरुष, स्त्री तथा पुरुष दोनों? तो 8वां क्वेश्चन, अतीत में पुस्तकों किन किन विषयों पर लिखी गई थी? तुम इनमें से किन पुस्तकों को पढ़ना पसंद करोगे? तो चलिएगा सब थ्योरी जान लेते हैं, क्योंकि थ्योरी क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गाइस अगर आप लोगों ने नहीं लिखे हैं क्वेश्चन तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर आप लोग क्वेश्चन नोट करके रखते हैं तो आंसर आराम से थ्योरी पढ़ते पढ़ते ही मिल जाएगा, नहीं तो फिर से आप लोगों को स्पेशल पढ़ना पड़ेगा। तो ये रहा चैप्टर 1। तो चलिए देख लेते हैं। तो गाइस ये तो पहले बता दिया, अखबार रसीदा अखबार पढ़ रही थी, तभी अचानक उसकी निगाह एक सुर्खियों पर पड़ी जो 100 साल पुरानी थी। तभी वो अचानक सोचने लगी, कैसे हम जान सकते कि इतने साल वर्षों पहले क्या हुआ था? तो चलिए जान लेते हैं। तो गाइस कैसे पता लगा है? यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं या अखबार पढ़ सकते हैं। साथ ही यह जानने के लिए पिछले साल क्या हुआ था, हम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हैं जो उसकी उस वक्त स्मृति थी। तो चलिए, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है? तो गाइस चलिए जान लेते हैं। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? बहुत कुछ जान सकते हैं। चलिए देख लेते हैं क्या क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, क्या आंखें टको। गाइस यहाँ पे आंखें टको का अर्थ शिकारियों का लिखा गया। आंखें टको का अर्थ शिकारियों से है। हम शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहित, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिक के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी जान सकते हैं कि उस समय के बच्चे कौन से खेल खेला करते थे, कौन सी कहानियां सुना कर सकते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन से गीत गाते थे। तो चलिए जान लेते हैं। पहले जानते हैं लोग कहाँ रहते थे गाइस, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम देख मैंने जीएस पेपर में देख लिया था, उसमें बोला गया था सबसे प्रथम में 17वीं शताब्दी में लोग कहाँ रहते थे। तो चलिए देख लेते थे। तो गाइस मानचित्र 1 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। तो गाइस वही मैं मानचित्र दिखाऊंगा, उस पर आप लोगों को नर्मदा नदी का पता लगाना है। कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रहते थे। यहां रहने वाले आरंभिक लोग में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों का विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वह जड़ें, फलों, फूल, जंगल के अन्य उत्पादों का भी यहीं से संग्रह करते थे। वे जानवरों का शिकार भी करते थे। तो गाइस आखेट का आप लोग वर्ड याद कीजिए। कहीं पर शिकार का जब हम आखेट का वर्ड यूज कीजिएगा ना तो लगे कि बंदा पढ़ा है। शिकार का जब हम कौन सा वर्ड यूज करना है? आखेट। चलिए तो थोड़ा सा और जान लेते हैं गाइस। जैसा कि अब तुम उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किर्थर पहाड़ियों का पता लगाओ। उसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष के सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों का उपार्जना आरंभ किया था। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशु पालतू को उन्हें पालतू बनाना शुरू किया। ये गांव के रहने वाले थे। उत्तर पूर्व में गरो तथा मध्य भारत के विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ, जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित था। तो गाइस ये रहा मानचित्र 1। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कहीं पर रख लीजिए, क्योंकि अगर मानचित्र देख के आप लोग पढ़िएगा तो अभी आप लोग को क्लियरली समझ में आ जाएगा। इतना क्लियर हो जाएगा पानी की तरह। जैसे कि आप लोगों को चाय बनाना याद है
दूध डालना है, चीनी डालना है, चाय पत्ती डालना है, चाय बन के रेडी हो गया। तो बस उसी तरह ये मानचित्र देख करके बनाएगा। मानचित्र दूध हो गया, चीनी चाय पत्ती आपका थ्योरी हो गया। तो चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं। तो गाइस जैसा कि सिंधु नदी देखिए, सिंधु नदी के सॉरी गाइस, इसमें देखिए पहले सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है, उसी तरह गंगा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है। तो गाइस इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछा जाता है कि सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है। तो सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन सी? झेलम नदी है, चेनाब नदी है, रावी नदी है, सतलुज नदी है, ब्यास नदी है। उस तरह गंगा नदी का पता लगाइए। तो चलिए गाइस अब ज्यादा लेट ना करते हुए थ्योरी पढ़ते हैं। तो गाइस अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए और एक मोबाइल में देखिए और दूसरा मोबाइल में वीडियो देख लीजिए, क्योंकि यही एक क्लियरली समझ में आने का तरीका है। अगर आपके पास देखिए, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट है तो आपके पास मैथ तो होना बहुत ही जरूरी है। मैथ तो आपके पास होगा ही, तो मैथ देखिए और यहाँ पे थ्योरी देखिए, दोनों से अगर समझिएगा तो आज ही आपका 6 चैप्टर खत्म। दोबारा पढ़ने की लाइफ में कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए देख लेते हैं। जैसा कि देखिए मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने के लिए प्रयास करें। तो गाइस सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी मिलकर बन जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हें नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले गांव या उसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती इलाके के नगरों में विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व था। गंगा तथा इसकी सहायक नदियां सोन का पता लगाया। तो गाइस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग मैप देखिए, उसके बाद मैं थ्योरी पढ़ता हूं, दोनों को मिलाइए, सही है कि गलत है। गाइस मैं भी तो गलत पढ़ता हूं गाइस, मेरी थ्योरी गलत हो सकती है, इसीलिए आप लोग सही देखिए। अगर देखिए मैं मानता हूं ये सही है, आप लोग को तो मैं ही नहीं मानिए, लेकिन आप लोग सही मानिए। आप लोग भी पढ़ा कीजिए। अगर मैं पढ़ के आप लोग थ्योरी पढ़ने सुनने से नहीं होता है गाइस, उन्हें समझना पड़ता है। गंगा के दक्षिण इन नदियों के आसपास के क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। नदियों के आसपास के प्राचीन काल में कौन से नाम से जाना जाता था? मगध नाम से। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्से में भी ऐसे राज्य की स्थापना की गई थी। तो चलिए थोड़ा सा और जान लेते हैं। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप को एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंची पर्वतों, पहाड़ियां, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी यह यात्रा उनके लिए असंभव नहीं था। गाइस आज के डेट में अगर किसी को बोला जाए कि घर से मार्केट चले जाओ तो भी वो नहीं जाता है। और पहले के इंसान कैसे जाते थे सोच लीजिए, पहाड़ियों, रेगिस्तान, पर्वतों, नदियों सब पार करके जाते थे। फिर भी उनके लिए असंभव नहीं था। अतः कभी लोग काम की तलाश में, कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्र में विजय हासिल के लिए भी जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिलों में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुओं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। धार्मिक गुरु लोगों के शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव भी और एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खजाने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा करते थे। इन सभी यात्राओं के लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। चलिए थोड़ा सा और जान लेते हैं। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? गैस ये आप लोगों को पता है ना, आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? ये तो आप लोगों को क्लियरली पता होगा। चलिए फिर भी मैं बता देता हूं। एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखिए। तो गैस अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, दूसरे मोबाइल में आप देखिए, पहाड़ियां, पर्वत तथा समुद्र की इस महाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था।
उन्होंने ऐसा चाहा इसलिए ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके, गहरे समुद्रों पर पार कर सके। तो गाइस दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत K2 अगर कोई चाह ले तो आराम से पार कर सकता है, नहीं चाहे। और देखिए गाइस हम लोग आलसी हो गए हैं, जो सोच लेता है वो कर सकता है। गाइस यूपीएससी निकालने वाला कोई स्पेशल बंदा नहीं होता है, वो चाह लिया तब निकाला है। इस बार का टॉपर देख लीजिए प्रदीप सिंह, वो चाहा उसका भी 4th अटेम्प्ट था, उन्होंने चाहा कि 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, आखिर कभी तो होगा, इसलिए उन्होंने किया। चलिए उपमहाद्वीप के बाहर भी कुछ ऐसे लोग यहां से आए और यहीं बस गए। लोग इस आवागमन ने हमारी संस्कृति परंपराओं और समृद्ध किया। कई 100 वर्ष से लोग पत्थरों को तराशने, संगीत रचने और यहां तक कि भोजन बनाने के नए तरीके के बारे में एक दूसरे से विचार करने लगे। तो गाइस आपने कभी सोचा है कि हमारा देश का नाम इंडिया, भारत क्यों पड़ा? क्यों पड़ा? आपने कभी सोचा होगा, जरूर सोचा होगा। तो चलिए आज हम लोग आपका आंसर देते हैं कि हमारा देश का नाम इंडिया, भारत क्यों पड़ा। तो चलिए अपने देश के लिए एक प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडियंस से निकाला गया है। किससे निकाला गया है? इंडियंस से, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा था। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम के रहने वाले लोग के एक समूह के लिए किया गया था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पूर्व कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। तो गाइस ये तो पता चल गया कि देश का नाम भारत और इंडिया क्यों पड़ा। तो गाइस इस पे आप लोग मिनिमम 50 वर्ड का थ्योरी लिख करके मुझे ग्रुप पे सेंड कीजिए। गाइस आप लोगों के लिए मैं ये कर रहा हूं, ना कि खुद के लिए। आप लोगों का लिखने का तरीका जितना जल्दी और जितना अच्छा होगा, मैं उसी हिसाब से आप लोग की तैयारी फिर से करवाऊंगा। अगर आप लोग गलत बताते हो तो मैं बोलूंगा फिर से वीडियो देखो। मैं उसको फिर से एक बार, अगर आप लोग 2-3 बार गलत करते हैं तो मैं इसको स्पेशली लिख करके आपको सेंड कर दूंगा पर्सनली। तो चलिए देख लेते हैं। तो गाइस अब आगे अतीत के बारे में कैसे जाने, तो चलिए अब देख लेते हैं अतीत के बारे में कैसे जाने। तो गाइस अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें से एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और उन्हें पढ़ना। तो चलिए यह पुस्तक हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। तो गाइस पांडुलिपि किसे कहा जाता है? हस्तलिखित चीजों को पांडुलिपि कहा जाता है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होना वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन भाषा मेन्यू, जिसका अर्थ हाथ है। तो गाइस पांडुलिपि को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? मैन्युस्क्रिप्ट, जिसमें जो फर्स्ट में मेन्यू है उसका प्रयोग, उसका अर्थ हाथ है, से निकाला गया है। यह पांडुलिपि प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्रों के उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ के छाल पर विशेष तरह के भोजपत्र में लिखी होती है। तो गाइस पहले इसमें लिखी होती है, जैसे पहले तो पेपर, कॉपी, कलम ये सब तो नहीं था। पहले मोर के पंख से लिखा जाता था और किसमें लिखा था? भोजपत्र में। चलिए जान लेते थोड़ा सा और। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़े खा गए। तो गाइस क्योंकि लकड़ी कीड़ा खाता है, आपको पता ही होगा, तथा कुछ पांडुलिपियां नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध है। प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में
धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं का जीवन, औषधियों तथा जीवन के आदि सभी प्रकार के विषय की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाट्य भी है। इनमें से कई संस्कृत में लिखे मिलते हैं, जबकि कई अन्य प्राकृतिक भाषा में, तमिल में मिलते हैं। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे, जैसे कि हम आप। राजा लोग प्राकृतिक भाषा का प्रयोग नहीं करते थे, वो लोग संस्कृत और तमिल का प्रयोग करते थे। तो चलिए थोड़ा सा और जान लेते हैं गाइस। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह से उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके और उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते थे, जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुष ने भी अपने कार्यों का विवरण को उत्कीर्ण किया है। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों की अर्जित विजय का लेखा जोखा रखा करते थे। तो गाइस, कोई भी राजा अगर कहीं जाकर के लड़ता था और जीतता था तो उनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता था, बड़े बड़े वर्ड में, पत्थरों में, पांडुलिपियों में, भोजपत्र में, इसी तरह से। क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने का क्या लाभ है? ऐसा करवाने से क्या क्या कठिनाइयां आती है? तो गाइस, ये तो आप इजी बता सकते हैं कि पत्थर पे लेख लिखवाने के क्या लाभ है, ऐसा करवाने से क्या क्या कठिनाइयां आ सकती है। तो गाइस, ये तो आपको पता ही है, फिर भी मैं थोड़ा सा 2 लाइन में एक्सप्लेन कर देता हूं। पत्थर पे लिखवाने से वो सालों साल चलता, वो कभी मिटेगा नहीं। पानी आए, पत्थर आए, कुछ भी आए, उसे कुछ नहीं होगा। ऐसा करवाने से बहुत सारी कठिनाइयां आती है, या राजा खुद तो नहीं करता होगा चीज, उसके लिए लेबर लगाना पड़ता होगा। उसके बाद पत्थर को काटने में कितना मेहनत लग सकता है वो तो आप एक्सप्लेन कर ही सकते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे जान लेते हैं। इसके अतिरिक्त कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता था। कौन कहलाता है? पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करवाते थे। इनमें से कई वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट ना होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते थे। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती थी कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पति की अवशेष बहुत मुश्किलों से बच पाते थे। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जले जाते थे तो वे जले हुए रूप में बचे रहते थे। क्या पुरातत्वविद को बधुआ कपड़े का अवशेष मिलते होंगे? चलिए थोड़ा जान लेते हैं। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार किन्हें कहते हैं गाइस? जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत ही रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जा रहे हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करता है। तो गाइस, अतीत एक है या अनेक है? थोड़ा चलिए जान लेते हैं।
क्या तुमने इस पुस्तक का शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया था? तो गाइस अभी मैं इसको आपको ऊपर ले जाऊंगा अतीत के बारे में। यहां थोड़ा सा आगे पढ़ लेते चलिए। पहले यहां अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की और अध्ययन ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए कुछ अतीत के लोग अलग अलग मायने रखते थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं और रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों जीवन शिल्पकारों तथा जीवन के बहुत भिन्न है। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर करते हैं, पशु फल फूल संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर होते हैं। इस तरह का भेद अतीत में भी था। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद था। उस समय शासक अपनी विजय को लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि उन शासकों का द्वारा लड़ी गई लड़ाइयां हमें आज भी काफी तरीके में पता है, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्रह, कृषि और पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन के जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी तक भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तो गाइस इसमें तिथियों का मतलब आपको पता है ईस्वी क्यों लिखा जाता है? ईसा पूर्व ईस्वी क्यों लिखा जाता है? तो गाइस चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन तारीख, माह, वर्ष जैसे बता दोगे। यदि 2000 या इसी तरह के कई वर्ष के बारे में बता दोगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह का जन्म 2000 के बाद से हुआ है। ईसा मसीह का जन्म के पूर्व ही सभी तिथियां ईसा पूर्व कहलाने लगी। ईसा पूर्व क्यों कहलाता है? ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की तिथियां ईसा पूर्व कहलाती है। इस पुस्तक पर हम 2000 को अपनी आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान के पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। गाइस आप लोग बीसी का प्रयोग बीसी और एडा का प्रयोग क्यों किया जाता पता है? तो चलिए जान लेते हैं। अंग्रेजी में बीसी का फुल फॉर्म बिफोर क्राइस्ट होता है। कभी कभी तुम तिथियों के में एडी देखते होंगे, तो एडी का फुल फॉर्म एनो डोमिनी है नामक दो लैटिन शब्द से बना है। इसका अर्थ ईसा मसीह जन्म के वर्ष से है। तो गाइस कभी कभी एडी के जगह सीई तथा बीसी के जगह बीसीई का प्रयोग किया गया है। तो सीई का फुल फॉर्म क्या है? कॉमन एरा, तथा बीसीई का फुल फॉर्म है बिफोर क्राइस्ट एरा के लिए होता था। हम इन शब्दों का प्रयोग के लिए करते थे क्योंकि विश्व के अधिकांश देश में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस प्रयोग का लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी में बीपी अक्षर का प्रयोग होता है। तो बीपी का फुल फॉर्म है बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले। गाइस ये हुई कुछ जानने वाली जानकारियां। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोरों और उत्कीर्ण करवाए जाते थे। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों
में लिपियों का भाषाओं का प्रयोग हुआ था। समय के साथ साथ अभिलेखों का प्रयोग भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुके हैं। विद्वान यह कैसे जान पाते थे कि क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपियों अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। जैसा कि इस प्रकार के अज्ञात लिपि को जानने के लिए एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश के मिस्र में मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहां राजा रानी रहा करते थे। गाइस ये देख लीजिए आप लोग, पहले तरीके में इसमें शब्द का प्रयोग किया गया है। पी का मतलब स्क्वायर, टी का मतलब हाफ गोलाकार, इसी तरह एल का मतलब शेर लायन, ए का मतलब चिड़िया। तो गाइस यही सब पहले इसी तरह से लिखा जाता था। मिस्र में उत्तरी तट के रोसोटो नामक एक कस्बा था। यहां से एक ऐसा उत्तीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भाषाओं में तथा लिपियों में है। कुछ विद्वानों यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यह राजाओं और रानियों का नाम को छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कारतूस। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी और तथा मिस्र संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्र अक्षरों का समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो, यह एल अक्षर का वर्ड शेर से किया गया, ए अक्षर का चिड़िया से किया गया। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि भिन्न अक्षर किनके लिए प्रयुक्त थे, तो वे आसानी से अन्य अभिलेख भी पढ़ सके। तो गाइस ये रहा अब आपकी क्वेश्चंस। तो आप लोगों को मिलाना है, तब आराम से आप लोग मिला सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। गाइस अभी तक मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किया और वीडियो को लाइक किया ताकि मेरे आने वाली एनसीईआरटी की सारी वीडियो आप आराम से देख सके। तो चलिए गाइस खत्म करते हैं। गाइस खत्म करने से पहले कुछ उपयोगी शब्द का प्रयोग क्यों किया गया था वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे यात्रा का प्रयोग क्या हो गया? यहां से वहां आना जाना। पांडुलिपि क्या हो गया? हस्तलिखित। उसी तरह अभिलेख, पुरातत्व, इतिहासकार, स्रोत, ज्ञात लिपि का अर्थ निकालना। इसका मतलब आप एक कॉपी में लिख करके सेंड कीजिए। तो गाइस थैंक यू।